नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हम रिपोर्टर लाइव में दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे और हर खबर पर हमारे तमाम सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर दरअसल लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन किसी और का नहीं बल्कि खिलाड़ियों का चल रहा है, कुश्ती खिलाड़ियों का चल रहा है और बड़े आरोप लगाए गए हैं। संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। क्या है आरोप और क्या है पूरा ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर लगे तमाम आरोपों को चलते जंतर मंतर पर तमाम पहलवानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण जो कि अध्यक्ष है भारतीय कुश्ती महासंघ के, उन पर तमाम यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनके समर्थनों में बबीता फोगाट यानी कि बीजेपी नेता यानी कि दंगल गर्ल भी समर्थन में उतर चुकी है। लेकिन ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष देश में पहलवानों के समर्थन में दिखाई दे रही है। वहीं बबीता फोगाट ने बीजेपी सत्ता सरकार पर भरोसा जताया है कि आखिरकार पहलवानों के साथ न्याय होगा। वहीं तमाम पहलवानों का ये आरोप है और ये मांग है कि कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती महासंघ में बदलाव किए जाने आवश्यक है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी। वही अब पहलवानों का मामला दरअसल केवल पहलवानों का नहीं रह गया है, अब ये मामला पहलवान वर्सेस पहलवान हो गया है। क्या है पूरा मामला, बता रही है हमारे सहयोगी पूजा झा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जंतर मंतर पर तीसरे दिन भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और भी अन्य खिलाड़ियों का साथ पहलवानों को मिल रहा है। बैठकों का दौर अभी जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर पहलवानों की इस लड़ाई ने जाति और समुदाय का रंग लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की भरमार है जिसमें पहलवानों की इस लड़ाई को जाट बनाम ठाकुर बताया जा रहा है। वहीं अब तो खाप पंचायतें भी इस लड़ाई में कूद गई हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट सामने आई हैं जिसमें इस लड़ाई को जाट बनाम ठाकुर कहा जा रहा है। ट्विटर पर क्षत्रिय वॉइस नाम के एक हैंडल से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया 2019, 2020, 2021 और 2022 के बाद बजरंग पुनिया को एकदम से याद आ गया कि ब्रजभूषण सिंह और इनकी जाट गैंग को कई सालों से प्रताड़ित कर रहे थे। शायद ये प्रताड़ना तब तक न रुकेगी जब तक भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई जाट नहीं बन जाता। इन ट्वीट में ब्रजभूषण सिंह और पहलवान बजरंग पुनिया के एक साथ फोटो वाले कई ट्वीट ऐड किए गए। ये ट्वीट पुनिया द्वारा किए गए थे। इन ट्वीट में बजरंग ने ब्रजभूषण सिंह के प्रति सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं ट्विटर पर ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में स्टैंड विद सिंह हैशटैग नाम से अभियान शुरू किया गया। इसमें गिरधर राव ने लिखा, राजा भैया धनंजय सिंह कुलदीप सिंह सेंगर को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद क्षत्रिय विरोधी जातिवादी राजनीति मीडिया जाटों के सहयोग से गरीबों के मसीहा 7 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो एक तरफ जहां पहलवान देश के दिग्गज खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने न्याय की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर उनकी इस लड़ाई को जाति और समुदाय का रंग रूप दिया जा रहा है। हालांकि बैठकों का दौर अभी जारी है और इस लड़ाई का जो नतीजा है वो अभी कुछ भी सामने निकल कर नहीं आ पाया है। नहीं कहा जा सकता कौन सही है कौन गलत। जो आरोप लगाए गए हैं विनेश फोगाट द्वारा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर, वो सही है या ब्रजभूषण सिंह जो दावा कर रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं, साजिश है, ये कहना अभी मुश्किल है। देखना होगा कि पहलवानों की ये लड़ाई आखिर कब तक जारी रहने वाली है। कैमरामैन निकी के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ से औपचारिक रूप से शुरुआत हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। ये यात्रा 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में रहेगी, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। राहुल ने हल्की बूंदीबांदी के बीच यात्रा शुरू की। इस दौरान बारिश से बचने के लिए राहुल गांधी एक काले रंग की जैकेट पहने नजर आए। इस यात्रा के दौरान ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने टी शर्ट के ऊपर कोई कपड़ा पहना है। कड़ाके की ठंड में भी राहुल का केवल टी शर्ट पहनना एक मुद्दा बन गया था। बीजेपी के कई नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए थे। आपको बता दें कि ये यात्रा 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में रहेगी, जो अलग अलग जिलों में भ्रमण करेगी। इस यात्रा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए राहुल की इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था कई चरणों में की गई है। भारत जोड़ो यात्रा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में पैदल यात्रा के लिए
शुक्रवार को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के कठुआ के हठली मोड़ से चढ़वान तक करीब 23 किलोमीटर का सफर तय करेगा। कठुआ के हठली मोई से यात्रा से शुरू होकर के 12 बजे चन्नी विश्राम पर कार्यक्रम था। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है और ये यात्रा 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में रहेगी, जहां अलग अलग जिलों में यात्रा पहुंचेगी। इसको लेकर के प्रशासन ने भी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा बीजेपी को चौतरफा घेरने की कोशिश में रहता है। वहीं बीजेपी सरकार हमेशा से अपनी नीति और योजनाओं के जरिए विपक्ष को करारा जवाब देती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 71,000 युवकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नए भर्ती हुए लोगों से बातचीत भी की और इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं से बातचीत कर उनको भरोसा दिया कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार चिंतित है और युवाओं के लिए आगे बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरंतर हो रहे रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गई है। ये दिखाता है किस तरह से बीजेपी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुए हैं। केंद्रीय सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा कारगर और समयबद्ध हुई है। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल 2023 का ये पहला रोजगार मेला है और पहले रोजगार मेले की जो शुरुआत है उज्जवल भविष्य के नई उम्मीदों के साथ हुई है। आगे भी इस तरीके के रोजगार मेले लगते रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि ये पहला रोजगार मेला है, आगे भी इस तरीके के रोजगार मेले के आयोजन होते रहेंगे और आने वाले समय में लाखों परिवारों को, लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में और संगठन में नियुक्ति दी जाएगी। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। जोशीमठ में राहत बचाव के जो काम चल रहे हैं वो अभी भी निरंतर जारी है। सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता को उसकी जो हित है उसकी प्राथमिकता पर रखते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना है। 250 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है और आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि लगातार राहत बचाव के काम और तेज़ी से वहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार राहत बचाव के कामों को लेकर मॉनिटरिंग भी वहां पर की जा रही है। कोशिश यही है सरकार की कि जो वहां पर प्रभावित जो जनता है उसको उसके जो दुख है, उसके दर्द है, उसको कम वहां पर किया जा सके, उनको राहत के काम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष अधिकारी तौर पर, एक नामित पर्यवेक्षक के तौर पर जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय उनको यहाँ पर नामित किया है। उनकी देखरेख में भी राहत बचाव काम वहाँ पर किए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि सरकार प्रयासरत है। कोशिश यही है सरकार की कि जोशीमठ की जनता के दुख दर्द कम किए जा सके, उनको राहत पहुँचाई जा सके। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को क्या मिली सुप्रीम राहत, बता रही हमारी सहयोगी पूजा झा। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार के पूरे राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने और कानून के अनुसार उचित उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ ही राज्य में अब जाति आधारित जनगणना जारी रह सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम विशेष जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए इस बारे में निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं। जजों ने कहा कि हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने एक एनजीओ और अन्य द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित उपाय के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। पीठ ने आदेश दिया, सभी याचिकाओं को वापस ले लिया गया, मानकर खारिज किया जाता है
और कानून में उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता दी जाती है। बता दें 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वो इस मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर विपक्षी दल बीजेपी द्वारा उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में विचार नहीं करेंगे। जितने भी याचिकाएं लगाई गई थी जातिगत जनगणना के खिलाफ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार कोई भी उचित उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र है। कैमरामैन निकी के साथ G20 की मेजबानी को लेकर के आगरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में G20 की मेजबानी करने का भारत को मौका मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की बात की जाए तो इसके लिए फरवरी में पहला सम्मेलन किया जाएगा। लेकिन इस सम्मेलन को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं का सुधार किया जा रहा है, सड़कों का सुधार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रात्रि में G20 के मेजबान आगरा की कैसी तस्वीर देखना चाहेंगे, उसके लिए भी प्रशासन तैयार है। तमाम मोमेंटों को लाइटिंग से भरपूर कर दिया गया है, क्योंकि रात्रि के नज़ारे को लेकर G20 के मेजबान किस तरीके से आनंद ले सकते हैं, इसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि लगभग शहर के हर मुख्य चौराहे को तिरंगा लाइट के अलावा तमाम उन लाइटों से भी चमचमा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं G20 की मेजबानी में कोई कमी कसर न छूट रह जाए, उसके लिए प्रशासन लगातार तैयारियां और सलाह मशवरा तमाम लोगों से लेते दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस आगरा। जोशीमठ में एक तरफ जहां भूधसाव को लेकर के लगातार राहत बचाव कार्य जारी है प्रशासन की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मुसीबत सामने आ खड़ी है। मुसीबत क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते जो मौसम होगा वो बदलेगा, अपना मिजाज बदलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल देर रात से ही ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जितनी ऊंची चोटियां हैं, 2000 मीटर से ऊंची की जितनी भी हाइट वाली क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाली चोटियां हैं, वो बर्फ से लटकत यहाँ पर हो चुकी है। हिल स्टेशनों पर भी यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम जोशीमठ शहर की बात करते हैं तो जोशीमठ शहर के आसपास की जो ऊंचाई वाली जो जगह हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी एक तरफ ये कह सकते हैं कि आम जनता के लिए खुशगवार मौसम लाने वाली कही जा सकती है, लेकिन जोशीमठ जनता के लिए ये बर्फबारी एक दर्द बनकर उभर रही है। क्योंकि एक तो उनके घरों के जो उनके छत के जो आशियाने हैं, उनके आशियाने के जो छत हैं वो उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बर्फबारी के चलते उनकी जो परेशानी है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने राहत कार्यों को पहुँचाना, उनके दुख दर्द कम करना, वो भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कैमरामैन सुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। संभल में एक कलयुगी मां का घिनौना चेहरा सामने आया है। क्या है खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। कलयुग मां ने अपने 5 माह के बेटे को पटक पटक कर बेड पे मार दिया और उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कलयुग मां ने एक घिनौना ऐसा काम किया है जिसने अपने 5 माह के बेटे के लिए पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया गया है। और उसके जब पति को जानकारी हुई तो जो पति ने बताया कि उसकी मौके पर मौत हो गई है। पति की उसमें कोतवाली में तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज कराया गया है। जब महिला के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब महिला से पूछताछ की गई तो महिला का कहना है कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। हम आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल के बैजोई थाना क्षेत्र के बर्तन बाजार का, जहां पर जो 5 माह के बेटे के लिए मौत के घाट पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया गया है और उसकी मौत हो गई है। उसके पति की तहरीर पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कलयुग मां ने बताया जा रहा है कि किस तरीका से 5 माह के बेटे के लिए बेड पे पटक पटक के मारा था। जब उसकी तहरीर के आधार पर महिला को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी सास का कहना है कि इसने पटक पटक के जो मारा है। तब उसके पति ने आकर जो कोतवाली में तहरीर दी गई और उसे महिला के लिए गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से महिला से हमने बात की तो महिला का कहना है कि मैं अपने मासूम को क्यों मारूंगी, वो बेड पर गिर गया था, उसकी मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मैके में रह रही थी और पति जो है बाहर रह रहा था, मजदूरी करता था। जब उसके पति को पता चला
कि मेरा बेटा खत्म हो गया है, मेरा बच्चा खत्म हो गया है। तब जब वो घर आया, आने के बाद में बैजोई कोतवाली में उसने तहरीर दी और तहरीर देने के बाद में उसे पुलिस ने उसे महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब महिला को गिरफ्तार करा तो महिला से पूछताछ की गई तो महिला का कहना है कि जो है मैंने नहीं मारा है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सास का कहना है कि इसने पटक पटक कर, और मारने के बाद में इसने बताया कि महिला ने कहा है कि महिला कि जो है ये बेड से गिर गया था और इसकी मौत हो गई है। पुलिस इसमें पूछताछ की जा रही है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साहब, मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। अमरोहा में ऑपरेशन के नाम पर लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में महिलाओं के साथ ऑपरेशन के नाम पर खिलवाड़ कर रहे डॉक्टर लगातार ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में कॉटन तो कहीं पट्टी छोड़ने का मामला रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसा ही मामला एक और अमरोहा में देखने को मिला है, जहां पर अमरोहा के फैसल नर्सिंग होम में 2 माह पूर्व महिला का पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, जहां पर ऑपरेशन के बाद पेट में कॉटन छोड़ दी, जिसके बाद 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसका खुलासा हुआ, जबकि महिला का पेट में पस पड़ गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों ने जब अस्पताल पहुंचकर इसकी शिकायत की तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की और उनको भगा दिया। वहीं परिजनों ने इस पर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है और इसमें कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरगढ़ स्थित फैसल नर्सिंग होम का है, जहां पर 2 माह पूर्व इमली माली मंडैया निवासी राधा का पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था, जहां पर ऑपरेशन के बाद अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते पेट में कॉटन छोड़ दिया, जिसके बाद महिला की गंभीर हालत बनी हुई है। आज तक उसकी हालत गंभीर है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि महिला के पेट में कॉटन है, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में उसका इलाज कराकर कॉटन निकाल ली गई है। फिलहाल अभी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर इसकी शिकायत करनी चाहिए तो अस्पताल के डॉक्टरों पर और स्टाफ पर उन्होंने मारपीट कर अस्पताल से भगाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा किया है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं परिजनों की तहरीर के बाद इसमें विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में ऐसा क्या हुआ कि एक दूल्हा दुल्हन को छोड़ करके भाग गया? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। अक्सर दहेज की मांग को लेकर शादियां टूटती हैं। वहीं एक मामला आज हमीरपुर जिले में हुआ है, जहां पर राठ कस्बे में मुख्यमंत्री सम्मेलन चल रहा था, विवाह सम्मेलन, और वहीं एक दूल्हा और दुल्हन की शादी हो रही होती है और दूल्हा अपने ससुर से पैसे की मांग को लेकर अब मांग करता है। मांग करने के बाद उसका पिता कहता है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना रुपया दे सकूं। इसके बाद थोड़ी देर बाद दूल्हा किसी बहाने को लेकर बाहर निकलता मंडप से और मौके से फरार हो जाता है। इसके बाद उस लड़की और लड़की का पिता इंतज़ार करते हैं और शाम हो जाती है। शाम तक नहीं पहुंचने पर जो और भी विवाह हो रहे थे वो पूरे संपन्न हुए। इसके बाद इस लड़की का विवाह टूट जाता है और इसके बाद उसका जो लड़की का पिता है वो काफ़ी वहाँ पर देखता है अगल बगल, और जब नहीं मिलता है दूल्हा तो इसके बाद थाने पर जाकर लिखित तहरीर देता है कि मेरी बेटी की शादी टूट गई है और जो लड़का था वो पैसे की मांग कर रहा था। रूपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। बिहार के मोतिहारी में इन दिनों तस्करों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। मोतिहारी पुलिस को मिली कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी एसपी को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर द्वारा नेपाल से मोतिहारी होते हुए गुजर रहा था। पुलिस ने मोतिहारी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की। मोतिहारी डीएसपी द्वारा बंजरिया सागर ओवरब्रिज के पास छापामारी कर 2 मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल से 2 सवार गुजर रहा था, जिस पर पुलिस को शक हुआ। दोनों को रोककर तलाशी ली गई, जिसके पास से 6 किलो 700 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर मोतिहारी पहुंची थाना पर, जिससे एसपी ने आज मोतिहारी अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दोनों तस्कर नेपाल से इतना चरस लेकर गुजर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी, जिससे कार्रवाई की गई। दोनों को तस्करों को पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी एसपी मोतिहारी धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उधर बलिया के मनिहार ब्लॉक में समस्याओं का अंबार लगा है।
क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं करुणेश पांडे। यूनियन ब्लॉक के अंतर्गत कोटवा नारायणपुर गांव की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर रोड पर आने जाने के लिए ही पूरा पानी लग गया है, जहां पर गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहां तक कि जो महिलाएं हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी के बगल में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, जहां पर कि छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, लेकिन उन बच्चों को पढ़ने आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उस पानी में बच्चे गिर भी जाते हैं। और बच्चों का ये भी कहना है कि जब हम लोग उस पानी से हो करके गुजरते हैं तो हम लोग को पैर में खुजली भी हो जाती है, यानी कि वो पानी सड़ा हुआ है, गंदा है, नाले का पानी है। लेकिन फिर भी उस पानी को लेकर के गांव में इतना आक्रोश बना हुआ है और लोग कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके। लेकिन ऐसी स्थिति है कि ग्राम प्रधान की बात हो या किसी संबंधित किसी विभाग की बात हो, जिसको लेकर के उसको संज्ञान में लेकर के और कम से कम उस रोड को बनवाना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, रोड नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी उस गांव के लोगों को सामना का दिक्कत करना पड़ रहा है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए, बलिया से। उधर रायबरेली में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। क्या थी खबर और क्या हुआ असर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आपको बता दें, 2 दिनों पूर्व रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र में वहीं का एक सैनिक थाने में अपने ट्रक के कागजों की गुमशुदगी दर्ज कराने गया हुआ था, जिसको पुलिस के द्वारा गाली गलौज व उसके साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं सैनिक ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं रायबरेली पुलिस के द्वारा मीडिया सेल पर यह जानकारी देते हुए बताया गया था कि ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है सैनिक के साथ, लेकिन इंडिया वॉइस के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसका दमदारी के साथ असर देखने को मिला। और बीती रात पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोकप्रीत दर्शी के द्वारा पूरे मामले की जांच कराते हुए वहां के थानेदार और एक दरोगा को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया। तो इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर रायबरेली जिले में देखने को मिला है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सही साबित हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक शाह। पहाड़ों में एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी एकदम सटीक साबित हुई है। गुरुवार देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही। हालांकि अभी मौसम जरूर साफ हो रहा है, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो अगले 4 दिनों तक ऊंचाई वाले स्थानों में लगातार बर्फबारी और निचले स्थानों में हल्की बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा दी गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके लिए जिला प्रशासन सहित अन्य नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ आदि भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इंडिया वॉइस के लिए कर्नाटक से दीपक शाह। अलीगढ़ में बदमाशों ने कैसे दी लाखों की लूट को अंजाम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल बराबर में गूलर रोड पर, थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गूलर रोड पर बदमाशों ने मीडिया कर्मी के ऑफिस और घर को अपनी लूट का निशाना बनाया है। पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के गूलर रोड का है, जहां पर मीडिया कर्मी संजय वासने अपने परिवार के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, तो वहीं नीचे उन्होंने अपने एक जो दैनिक अखबार है उसका कार्यालय बनाया हुआ है। बदमाश तकरीबन 8 बजे करीब मीडिया कर्मी के घर में घुसे और तमंचे के बल पर वहाँ उसकी बेटी और संजय वासने को जो है उन्होंने अपने घेरे में ले लिया। और घेरे में लेने के बाद बदमाश उसको ऊपर वाले फ्लोर पर लेके गए, जहाँ पर मीडिया कर्मी की पत्नी से धमकाकर उससे पूछा कि घर में सामान कहाँ रखा हुआ है। मीडिया कर्मी ने बताया कि उसने कुछ ज्वेलरी और कुछ पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखे हुए थे, जिसको बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट लिया और लूट कर फरार हो गए। घटना से पूरे मीडिया जगत में और साथ ही जो पूरा पुलिस प्रशासन है इसमें हड़कंप मच गया। मीडिया कर्मी के बड़े भाई जो कि एक अन्य अखबार में संपादक हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने तत्काल डीजीपी को फोन किया और डीजीपी के फोन के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस सीसीटीवी और अन्य तथ्यों के आधार पर बदमाशों की लगातार खोजबीन कर रही है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।